मिथिला देखिए 10 साल का जो भी क्वेश्चन है ना, जो रिपीटेड है इकोनॉमिक्स का, वो क्वेश्चन हम इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे आपको। और देखिए आप कितना पानी में है इस वीडियो से पता चल जाएगा, कितना आप पढ़े हैं अभी तक, क्योंकि 10 से 15 दिन क्वेश्चन बाकी है आपको, आपको ये पता चल जाएगा कितना पानी में है, हम कितना मार्क्स ला सकते हैं। वही रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में आएगा, कम से कम तो इतना आप तैयार कर ही लीजिएगा जितना हम इस वीडियो में बता रहे हैं आपको। देखिए 40 से 50 है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या सब हम जो है ना अध्ययन करते हैं, किस चीज़ सब का। पहला आपका क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट का भी करते हैं, नेशनल इनकम का भी करते हैं, टोटल प्रोडक्शन, तीनों का करते हैं, इसका मतलब वो ऑल ऑफ डीज हो जाएगा। दूसरा हम देखें, विच इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है आपको, उसका सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है बताइए आप। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, कि इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है, कि ऑल ऑफ डीज। ऑल ऑफ डीज पूरा सेंट्रल प्रॉब्लम है ना इकोनॉमिक का, यही सब है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि रिसोर्सेज का कहाँ कहाँ आपको कहाँ जरूरत होगा, वही हुआ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब ऑल ऑफ डीज हो जाएगा। इसका आप 5 नंबर में पूछता है, वो आपको पता होगा, समझे। द वर्ड 3 नंबर लिखे, हम आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताएंगे, आप फोकस करेंगे, समझे, जो याद किए होंगे। द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज पे, किसके द्वारा यूज किया गया था आप बताइए जी, रिकार्डो के द्वारा। 4 नंबर में देखिए, व्हेन टोटल यूटिलाइजेशन बिकम मैक्सिमम, तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एमयू क्या हो जाता है आपको, पॉजिटिव होता है कि जीरो होता है कि निगेटिव होता है कि नन ऑफ डीज होता है। बताइए 4 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको जीरो हो जाता है। जब एमयू जीरो हो जाएगा मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, तब टोटल यूटिलिटी अधिक हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। 5 नंबर देखिए, इन विच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। देखिए किस गुड्स में, इस तीनों में से कौन सा गुड में से आपको अगर मान लीजिए कि प्राइस हमारा इंक्रीज इन डिमांड गिर भी जाता है तो डिमांड में कोई कमी नहीं, मतलब डिमांड उतना ही रहेगा, तो वो नेसेसरी गुड में। प्राइस कितना भी गिर जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, वो जरूरत रहता है रोजमर्रा की जिंदगी में। जैसे कि आपको ले लीजिए ये तेल सबका बढ़ जाए या कम हो जाए जरूरी है भाई, वही थोड़ा कम लेंगे थोड़ा ज़्यादा, लेकिन डिमांड में कम नहीं होते रहता, डिमांड उतना ही होते रहता है, नेसेसरी गुड में, जिसके बिना नहीं रह सकते हैं हम। तो तेल तो दूसरा चीज़ बताते हैं, और चीज़ आता है इसमें जिसके बिना नहीं रह सकते। चलिए हम सिर्फ आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव बताते हैं, इसका आप आंसर सिर्फ बताते जाइएगा और कुछ नहीं, समझे, उसके अलावा, क्योंकि आप याद किए होंगे। फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर, क्या हो जाएगा इसका आंसर देख लीजिए आपको जी पे, देखिए आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए गुड शुड बी इक्वल टू प्राइस। याद रखिए। 7, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। कितने प्रकार का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है बताइए आप, क्या होता है, कितने प्रकार का, आपको 3 तरीके का। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, 8 नंबर देखिए क्या है, इसका आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। आप याद किए होंगे, आप सिर्फ आप मिलाइए कि कितना पानी में है, इतना दिन जो याद के 10 दिन बचा है, देखिए कितना पानी में है, अब समझाने वाला वक्त गया। 9 नंबर देखिए आपको, अ कर्व विच राइजेज फर्स्ट एंड स्टार्ट डिक्लाइनिंग आफ्टर बीइंग स्टैटिक विथ इज कॉल्ड, स्टैटिक दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है 9 का, आपको देखिए डी हो जाएगा। देखिए ये आप ग्राफ से लिया गया है, वही आप ग्राफ पढ़िएगा इसमें, तो ग्राफ से लिया गया है ये, समझे। अ कर्व विच राइजेज फर्स्ट, एक कर्व मान लीजिए जो कि पहले बढ़ता है और उसके बाद क्या होता है, आपको घटने लगता है। तो किस किस स्थिति में होता है, एपी में भी होता है, टोटल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में भी रहता है, एमपीपी में भी रहता है, मतलब तीनों में रहता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 9 नंबर। 10 में देखिए आपको क्या है, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है बताइए आप, बताइए क्या नाम है आपको, इकोनॉमिक कॉस्ट, मतलब ए हो जाएगा। 11 में देख लीजिए आपको क्या है, एट व्हाट टाइम ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी चेंज, कब चेंज हो जाता है, जब लॉन्ग रन रहता है, वो आपको याद किए होंगे, हम सिर्फ आंसर बताते हैं। व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है आपको ऑल ऑफ दिस देगा, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही है, अल्टरनेटिव फॉर गेन, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट या ट्रांसफर अर्निंग, वही है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर, याद किए होंगे आप जरूर। व्हाट डज अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट शो, तो आपको नेचर ऑफ मार्केट शो करता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। 14 नंबर देखिए, इन विच मार्केट मार्जिनल रेवेन्यू में बिकम जीरो या निगेटिव, किस मार्केट में आपको जीरो हो जाता है मार्जिनल रेवेन्यू या निगेटिव हो जाता है बताइए। 14 नंबर में आपको मोनोपोली में। 15 में आ जाए आपको, विच फैक्टर डिटरमाइंस इक्विलिब्रियम प्राइस, इसमें से कौन सा आपको फैक्टर जो है ना इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन करता है, आपको डिमांड ऑफ फॉर कमोडिटी भी, सप्लाई ऑफ कमोडिटी दोनों, इसका आंसर हो जाएगा सी। 16 में देखिए आपको, इन
मार्केट सिचुएशन विच कंडीशन इज नेसेसरी टू बी फुलफिल्ड फॉर अ फार्म्स इक्विलिब्रियम, फार्म के इक्विलिब्रियम के लिए इसमें से कौन कौन चीज़ रहना चाहिए, देख लीजिए आपको 16 नंबर है ना, क्या सब रहना चाहिए आपको। पहला बात तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर रहना चाहिए। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट जो है आपको सॉरी हाँ मार्जिनल कर्व जो है आपको मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व से बिलो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। देख लीजिए आप इसका बात समझिए, जब ग्राफ बनाने लगे तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट जो है कर्व, मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व बनेगा वो मार्जिनल रेवेन्यू को जो नीचे से जो है ना कट करना चाहिए, इस टाइप से बनेगा, नीचे से कट करना चाहिए, याद रखिएगा। वो आप बनाए होंगे तब, नहीं तो आप याद कर लीजिए, सिर्फ नहीं समझते हैं तो। मार्केट प्राइस इज फाउंड इन 17 नंबर देखिए आपको शॉर्ट पीरियड में मार्केट में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक, 18 में देख लीजिए आपको डी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इसमें से क्या रहता है आपको 18 नंबर में कि क्वांटिटी ऑफ मनी हो गया, वेल्थ हो गया, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड इन परचेज, मतलब तीनों है। इसका मतलब क्या है, ऑल ऑफ दीज। स्टॉक मतलब क्या होता है, जो भी सामान जमा रहे भाई वही हो गया स्टॉक। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, इसमें से बताइए कौन सा आंसर होगा, बोलिए हाँ बोलिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इकोनॉमिक जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, जब आप किताब पढ़ने लगेगा तब इसका आंसर पता रहेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर, हाँ इसमें से बताइए आपको, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपको 20 नंबर में। आपको लैंड माइनिंग फॉरेस्ट तीनों होगा, मतलब क्या ऑल ऑफ डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 21 नंबर देखिए आपको, नहीं 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 हाँ 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 21 नंबर फिर विच वन इज इंक्लूडेड इन 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल जो बनाते हैं भाई उसमें कौन कौन चीज़ रहता है, तो तीनों रहता है। देखिए फैमिली भी, गवर्नमेंट और फर्म भी, तीनों का जो है मिक्सर जो है एक 3 सेक्टर मॉडल बनता है। 22 नंबर में आते हैं हम आपको, विच सर्विस इज इंक्लूडेड इन टर्शियरी सेक्टर, मतलब कि तृतीय खंड में कौन सा सर्विस इसमें दिया जाता है, देख लीजिए आपको 22 का, बोलिए। कम्युनिकेशन स्किल रहता है, सॉरी स्किल नहीं सॉरी कम्युनिकेशन। माइनिंग आपका हो गया फर्स्ट में, कंस्ट्रक्शन सब हो गया, एनिमल हस्बेंड्री फर्स्ट में हो गया, समझे। लेकिन कम्युनिकेशन थर्ड में आता है, पढ़े होंगे तो आपको जरूर याद होगा। 23 नंबर देखिए आपको क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में ये सब, हाँ सेकेंडरी मार्केट में कौन कौन सा इंक्लूड है बताइए आप। मैन्युफैक्चरिंग, सही बोले आप, मैन्युफैक्चरिंग, जैसे इसमें कंस्ट्रक्शन था उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग। 24 में इन एन ओपन इकोनॉमी विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के कौन कौन कंपोनेंट है, इसमें से चारों में से बताइए आप कौन सा है, आपको बताइए। हाँ सही बोले आप, डी। कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी, नेक्स्ट एक्सपेंसेस, तीनों है। 25 में देख लीजिए आपको नेट एक्सपेंसेस। 25 में देखिए विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन एन इकोनॉमी, इसमें से जो है आप, ये इसका तो आंसर कोई भी बता देगा भाई, तब पर भी आप बताइए कौन सा होगा, डी। 26 है विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इसमें से कौन सा नेशनल इनकम इंक्लूडेड रहता है, बताइए बताइए बताइए। हाँ सही, रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, हर एक चीज इंक्लूड रहता है उसमें। फिर देखिए आपको 27 नंबर में है ना, हाँ 27 नंबर देख लीजिए आप, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आर इंक्लूडेड इन, हाँ किस में क्या रहता है बताइए आप। 27 का ए, GNP MP, मतलब क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। 28 में देखिए आपको विच व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम, का क्या क्या एडवांटेज है बताइए आप। हम इसका जो है पूरा डिटेल में नहीं बताते क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, और बताए होंगे 2 मार्क्स में हम बताते हैं। ऑब्जेक्टिव आप बताइए कि कौन सा सही है, तो किस इसका आंसर कौन सा होगा, नहीं तो याद कर लीजिए। विच वन इज द बैंक ऑफ द पब्लिक, इसमें से कौन सा है जो है ना बैंक है पब्लिक का, बताइए आप। कुछ भी नहीं है भाई, कमर्शियल बैंक पब्लिक का है, सेंट्रल बैंक पब्लिक का, किसी का नहीं है भाई, पब्लिक का थोड़े ना ये इसका। फिर देखिए आपको 30 नंबर देख लीजिए, डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक, डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक हाँ किसके द्वारा, हाँ करेंट डिपॉजिट भी होता है, टाइम डिपॉजिट भी, सेविंग डिपॉजिट भी, जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा। जब आप कमर्शियल ट्रांजेक्शन करने लगेगा तब पता चलेगा। HDFC सब भी है एक कमर्शियल, ICICI बैंक सब उसमें होता है, डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों क्या कहा जाता है। फिर देख लीजिए आपको क्रेडिट मनी इज इंक्रीज वेन CRR क्या हो जाता है जब, बोलिए क्रेडिट मनी कब इंक्रीज होता है, जब CRR क्या होता है आपको, फॉल्स करता है या राइज करता है, तब जो है क्रेडिट मनी इंक्रीज होता है। इसका बात समझिए, यानी इसका जो है थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। CRR इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, ए। इसमें दे दिया है गलती, हम अभी देखे हैं तो देखिए फॉल्स
सॉरी, हाँ फॉल्स। 32 में देखिए, विच टाइप ऑफ करेंसी इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक के द्वारा, कौन सा दिया जाता है बताइए आपको। ऑल ऑफ दीज, करेंसी भी दिया जाता है, कॉइन्स भी, क्रेडिट मनी, तीनों दिया जाता है आपको सेंट्रल बैंक के द्वारा। 33 नंबर देखिए आप, हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई, कौन रेगुलेट करता है आप बताइए, कौन रेगुलेट करता है आपको मनी सप्लाई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मनी सप्लाई को जो है ना रेगुलेट करता है, देखभाल करते रहता है आपको, समझे। फिर देखिए आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था, 1947 में बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, समझे। फिर देखिए आपको, हाँ इसका थोड़ा आगे करनी चाहिए, विथ विच नरसिंहम कमिटी इज रिलेटेड टू, इससे किससे रिलेटेड है नरसिंहम कमिटी, नरसिंहम कमिटी कौन चीज से रिलेटेड है, इसमें से चारों में से बताइए आप कौन सा किस में से रिलेटेड है आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म, सुधार जो करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड है कौन सा, नरसिंहम कमिटी। इससे पूछते रहता है आपको, जब चैप्टर आप उल्टाइएगा तो उससे नरसिंहम कमिटी सबसे पूछते रहता है कुछ क्वेश्चन। फिर देखिए आपको, विच इज एसोसिएटेड विथ रिफॉर्म इन बैंकिंग सेक्टर में जो चेंजेज आया था, इसे समझिए उस टाइम में, इसमें से कौन था, किसके द्वारा बताइए आप, वाई भी रेड्डी कमिटी के द्वारा जो है ना बैंकिंग सेक्टर में चेंजेज आया था, रिफॉर्म आया था। 37 में देखिए, बैंकिंग ऑम्बर्स, हाँ क्या है, बैंकिंग ऑम्बर्समैन स्कीम वाज अनाउंस्ड इन द ईयर, किस साल बैंकिंग ऑम्बर्समैन स्कीम जो था किस साल लागू किया गया, समझे, कब किस साल जो है ना अनाउंस किया गया, घोषित किया गया। 37 का देख लीजिए किस साल किया गया था आपको, 2000 ईस्वी में बैंकिंग ऑम्बर्समैन स्कीम जो था उसको जो है ना आपको शुरुआत किया गया था। 38 में, विच इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए, इसमें से कौन चीज सब फैक्टर रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, समझे। देख लीजिए आपको, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी रहना चाहिए, इंटरेस्ट रेट भी रहना चाहिए, तब आपको जो है ना आपको इन्वेस्टमेंट के लिए फैक्टर। फिर देखिए आपको 39 में, फोर आपको कीनेस, जब आप चैप्टर पढ़िएगा इसमें तो आपको इससे रिलेटेड ज़्यादा रहता है, कीनेस से हर एक साल पूछा जाता है। फॉर कीनेस इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज, इसमें से कौन चीज़ में इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज रहता है, देखिए क्या रहता है, 39 का देख लीजिए आप, तो रियल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज किया जाता है आपको कीनेस के लिए। विच इज इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस, जब हम ऐसे समझिए एपीसी और एपीएस को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसमें से क्या निकलता है उससे बताइए, आपको क्या निकलता है, एक, जब एपीसी प्लस एपीएस करते हैं इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, सही बात 1 होता है। विच वन इज ट्रू, इसमें से कौन सा एक सही है बताइए आप, कौन सा एक सही है आपको, जो अभी हम बताए। 43 में, कीनेस थ्योरी, कीनेस जो है थ्योरी था भाई, कीनेस थ्योरी एसोसिएटेड विथ, मतलब किस चीज से रिलेटेड है कीनेस थ्योरी, देख लीजिए आपको, इफेक्टिव डिमांड से, प्रोस्पेनिसिटी और टू सेव, प्रोस्पेनिसिटी टू कंज्यूम, तीनों से है, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 43 में देखिए, कीनेसियन मल्टीप्लायर एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशनशिप बनाता है आपको, समझे। देख लीजिए आपको, इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच में, जब ये थ्योरी दिया गया था उस टाइम का बात है। 44 में, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ बजट, एक बजट का कितना ड्यूरेशन रहता है आप बताइए, 1 साल का एनुअल। फिर देखा आपको, विच इज अ कंपोनेंट्स ऑफ बजट, इसमें से कौन सा एक बजट का कंपोनेंट्स है, भाग है, इसे समझिए, बजट रिसिप्ट भी और बजट एक्सपेंडिचर दोनों। विच वन इज ए मेरिट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, अभी जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसका एक कम से कम खासियत बताइए, इसमें से तीनों में से बताइए कौन सा, बताइए। इंप्रूव्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, वाह, बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स, हाँ बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है आप बताइए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, समझे। देख लीजिए आप कितना आपका सही हुआ है, कमेंट करिए, समझे। चलिए थैंक यू सो मच।